हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम गंदम में भी खुद कफ़ील हैं, लेकिन इसके बावजूद आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कपास यहाँ पर लगती है लेकिन हमें बाहर से दरामद करना पड़ती है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा गन्ना लगा कर भी हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं या महंगे दामों यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? क्या जो हुकूमत के यहाँ पर ज़राअत के अदारे वो नाकाम हो गए हैं, या रेगुलेटरी अथार्टीज़ की ये नाकामी है, या फिर यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उनसे पॉलिसी ठीक मुरतब नहीं हो रही? ये तमाम सवालात के जवाब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सूबाई नायब सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक मौजूद है, और बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पर जो आटा और चीनी की शार्टेज है उनकी वजह से किन मसाइल का सामना, और ये शार्टेज पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद क्यों हुई, तो इसी हवाले से बात करते हैं। मैं सब शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, ये एक ज़रूरी मुल्क है, फिर भी इसमें जो आटा और चीनी की शार्टेज होती है इसके पीछे क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कमी होती है, शार्टेज होती है, ये सारी मसनूई शार्टेज होती है। इसमें ज़मींदार का कोई अमल दखल नहीं है। ज़मींदार तो अपनी पूरी कोशिश करके फसल ग्रो करता है और उसके बाद फसल को फ़रोख्त करता है, गवर्नमेंट के हाथ फ़रोख्त करे या वो आड़ती के हाथ फ़रोख्त करे। मगर उसके बाद जो मिडल मैन और आड़ती माफिया है या फिर जो शुगर माफिया है, ये सारा उसका किया दरा है कि गवर्नमेंट ने कोई वाज़े पॉलिसी अनाउंस ना करने की वजह से जो गन्ने की इमदादी कीमत है वो तो औने पौने में मुकर्रर कर दी, और ज़मींदार ने वो गन्ना मिल ओनर को बेच भी दिया। मगर मिल ओनर ने किया क्या कि उसने गन्ना लेने के बाद चीनी की अपनी मर्ज़ी की कीमत मुकर्रर की। जब गवर्नमेंट ने उन पे प्रेशर डाला तो वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट उनके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। अब मसला ये है कि चीनी की वाफर मकदार पाकिस्तान में मौजूद है, मगर वो जो शुगर माफिया है वो चीनी की कीमत कम करने को तैयार नहीं है। जो स्टॉकिस्ट जिन्होंने मिलों से चीनी ख़रीद ली हुई है, अब उनके गोदामों में चीनी पड़ी है और वो कीमत को कम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर चीनी और आटा तो बाहर से इम्पोर्ट भी किया गया, इसके बावजूद यहाँ पर पूरा नहीं पड़ रहा? जी, आटे का जहाँ तक मसला है, गंदम तो गवर्नमेंट ने 1400 रुपये मन के हिसाब से पिछले साल ज़मींदार से ख़रीदी। अब जो किसान है उसने तो 1400 रुपये मन गंदम गवर्नमेंट को सेल कर दी, और गवर्नमेंट ने उससे गंदम ख़रीद भी ली, अपने गोदामों में ही रख ली, और उसके बाद उसको फ्लोर मिलों को जारी करना भी शुरू कर दिया। जो कीमत गवर्नमेंट ने फ्लोर मिलों के साथ मुकर्रर की, गंदम की कम मकदार पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान ने नाकस पॉलिसी की जैसे गंदम एक्सपोर्ट की, जबकि उन्हें पता था कि हम अपनी मुल्की ज़रूरत के लिए गंदम की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये सिर्फ पॉलिसी मेकर जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में इस तरह का जो अपना बहरान पैदा कर देते हैं, और इन्हें चाहिए था कि गंदम जो अपनी मुल्की ज़रूरत के लिए रखते ताकि आटे की कीमत ना बढ़ती। जब गंदम कम हुई पाकिस्तान में तो फ्लोर मिल वालों ने जब गवर्नमेंट से गंदम मांगी तो इन्होंने गंदम उनको ज़्यादा कीमत पे सेल की। अब उन्होंने भी आटे की कीमत बढ़ा दी। ज़ाहिर है जिस हिसाब से उन्हें गंदम मिली थी उस हिसाब से उन्होंने आटे की कीमत का तयन करना था। अब अगर गवर्नमेंट ने गंदम महंगी उनको दी है तो आटा भी ज़ाहिर है महंगा मिलेगा, जिसका पूरे का पूरा नुकसान है और उसका खमियाजा आवाम भुगतने पर मजबूर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो आटे की अगर कीमतों की जैसे कि आपने बात की, तो ये भी एक बड़ा माफिया है जो फ्लोर मिल्स की सूरत में है, चीनी की शुगर मिल्स की सूरत में ये माफिया बैठा हुआ है, यही हुकूमत में और यही पॉलिसी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जिस तरह शुगर मिल माफिया है, इस तरह अब आटा माफिया भी है। इनकी फ्लोर मिलें हैं, एक एक ख़ानदान की 10-10 फ्लोर मिलें हैं, और ये आटा वहाँ से स्मगल भी करते हैं, और उसके अलावा अपने अवाम को भी महंगा आटा देते हैं। इनकी मनमानी चल रही है, इनकी मोनोपली है मार्केट में, और जितनी भी गंदम ये होती है ज़मींदार से भी औने पौने ख़रीद लेते हैं, आड़ती से भी ख़रीद लेते हैं, और गवर्नमेंट से गोदामों से भी ये गंदम हासिल करके अपनी मर्ज़ी का आटा जो है वो रेट का बेचते हैं, और इसमें से आटा स्मगल भी होता है और पाकिस्तान के अवाम को भी मिलता है। ये स्मगल किन ममालिक में होता है? ये अफ़गानिस्तान और जितने एशिया जो रशियन ममालिक हैं उधर तक ये सारा आटा पाकिस्तान का वहाँ जा रहा है स्मगल होकर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पर इंपोर्ट के बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही, तो आप समझते हैं अभी जो गंदम आएगी, अभी जो कटाई शुरू होगी है, तो इसके बाद जो आटे की कीमतें कम हो सकती हैं या नहीं?
जी कभी भी नहीं। ये जो हालात जा रहे हैं, इन हालात में तो कभी भी आटे की कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि आटे का बहरान बढ़ेगा। बल्कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस साल पाकिस्तान में जो है कहत साली का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े। जिस तरह कोविड की बीमारी इस तरह फैली हुई है, इसी तरह अब अगर गंदम आटे का बहरान और चीनी का बहरान और जितनी नकदावर फसलें हैं या हमारी ज़रूरी अजनास हैं, उनका बहरान अगर पैदा हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा, इसी में ये भी बता दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि आपने निशानदेही की कि ये बड़े मसले होने जा रहे हैं, अभी क्रशिंग हुई है तो चीनी का भी ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा? जी बिल्कुल, अभी तो क्रशिंग हुई है, मुकम्मल हुई है। पिछले चंद दिन पहले क्रशिंग मुकम्मल हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में चीनी की भरपूर मकदार मौजूद है और जितनी फुल टू कैपेसिटी इस वक्त गोदाम भरे हुए हैं, मगर वो माफिया जो उसके ऊपर सांप की तरह फन फैलाए बैठा है, वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट की कोई उनके आगे कोई नहीं चल रही, कोई पॉलिसी नहीं चल रही, कोई गवर्नमेंट का वहाँ कानून नहीं चल रहा। वो पूरी तरह से मुतहद हुए हैं, सारे असम्बलियों में बैठे हैं। जितने ये अपना मिल मालकान है, जितने शुगर मिल मालकान हैं, उनका तल्लक असम्बलियों से है और वो कोई भी बिल जो है वो अपने ख़िलाफ़ पास नहीं वहाँ बैठ के होने देते और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। जो इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद थे और बता रहे थे कि तमाम चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद है, पैदावार भी बेहतर हो रही है, लेकिन जो माफिया बैठा हुआ वो जानबूझकर कीमतें कम नहीं होने देता। बैरून मुल्क पहले चीज़ भिजवाई जाती है, फिर वापस मंगवाई जाती है, दोनों कामों में मुनाफा कमाया जाता है और ये पॉलिसी मेकर मुनाफा कमा रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मज़ीद भी लोगों से बात। जब बात की जाए, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो ज़राअत से वाबस्ता अफराद को इशूज़ का सामना है, तो अभी ये एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर जो अपनी गंदम चीनी दरामद करता है, इसके अलावा जो कपास का मसला बना हुआ है, दरामदात बढ़ती ही चली जा रही हैं और हम अपनी ज़रूरी पैदावार में भी खुद कफ़ील नहीं हो पा रहे। कहाँ पर क्या क्या मसले हैं, जो किसान हैं उनको किस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो पूरी कर सकें, इसी हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा, ज़राअत से वाबस्ता अफराद को किन मुश्किलात का सामना है? अब्दुर्रहमान, ज़राअत के वाबस्ता अफराद को भी उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं प्रॉब्लम का सामना है जो बाकी शोबा के लोगों को है कि हमारी कोई मनसूबाबंदी किसी भी शोबे में नहीं है, और अगर कोई मनसूबाबंदी बनाई भी जाती है तो वो सिर्फ़ ख़बरों में आने के लिए, वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ न्यूज़ में आने के लिए वो एक पॉलिसी अनाउंस करती है, मगर उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार नहीं होता। ज़राअत, हम पहले गंदम की बात कर लेते हैं। गंदम ज़मींदार के लिए मुनाफा बख्श फसल नहीं है। क्यों मुनाफा बख्श फसल नहीं है? कि इसकी काश्त का अखराजात 20 से 25 हज़ार रुपया, और फिर इसको जो काट के जो थ्रेशर वगैरह चलाना, वो भी 15 से 20 हज़ार रुपये के एक्सपेंडिचर आते हैं। और अब आके जो है वो हमने ये देखा है कि हमारे रेट 1800 दिया गया और सिंध में रेट 2000 दिया गया। हमें भी रेट 2000 दिया जाता, जबकि रेट जो है वो 2500 से कम ज़मींदार को ये गंदम की फसल वारे में नहीं है। DAP खाद 5000 से ऊपर जा चुकी है, यूरिया महंगा हो चुका है, तेल महंगा हो चुका है, और रही सही कसर इन्होंने निकाल दी है कि टेक्निकल अंदाज में ट्यूबवेल का बिल जो है उसको दुगना कर दिया है और एक वो बहुत कारी ज़रब लगाई है, जबकि इंडस्ट्रियों को दूसरी चीज़ों को पैकेज दिया जा रहा है। और फिर जो ज़राअत का रोल है कि अच्छा बीज, हम वही दकियानूसी बीज जो 50 साल पहले काश्त करते थे, वही बीज जो है वो अपने खेतों से जो बचता है वही दोबारा काश्त करते थे। उसकी सारी प्रोडक्शन 30 से 35-40 मन है, और दुनिया जो है जदीद कंट्री जो है वो 100 मन से भी क्रॉस कर चुकी है। अगर हमारे एकड़ की हम ज़रब दें तो हम तो बीज की वजह से ही पैदावार हाफ ले रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं कमाद की तरफ। कमाद में हम 500-600 मन काश्त करके गन्ना लेते हैं। आप मुझे बता दें कि अगर 500 मन 600 मन गन्ना आएगा तो वो लाख सवा लाख में एक साल एकड़ से देगा। उसके ऊपर ख़र्चा ही 60-70 हज़ार रुपया है। अगर ज़मीन ठेकेदार के लिए हो तो वो तो लॉस में गया। उसमें भी यही इशू है कि उसके लिए वो तमाम मशीनरी जो एक जदीद अंदाज में कमाद की फसल 2 से 3 हज़ार मन लेने के लिए दी जाती है, वो ज़मींदार को मुहैया की जाए। उसके ऊपर
अच्छी खासी सब्सिडी दी जाए, उसके बाद खाद सस्ती की जाए, उसके बाद ज़राअत को एक्टिव किया जाए जो अरबों रुपए का बजट खा जाते हैं मगर जदीद वैरायटी जो है वो खेतों तक पहुंचाने में आज तक नाकाम है। हम लोग वही पुरानी फसलों को काश्त कर कर के जो है वो अपने और अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं आती। तीसरा है कपास। फैसलाबाद में हम लोग कपास काश्त करते थे मगर कपास की फसल को इस तरह बेतवज्जो से डील किया गया। नया 78 एक वैरायटी आई थी जिसने आज से 35 साल पहले एक इनकलाब बर्पा किया था और इसकी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया था। आज नया अदारा भी जो है वो सोया हुआ है और कोई नई टेक्नोलॉजी बीटी वगैरह इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ज़मींदार को 40 से 50 मन तक पैदावार आए और उसके जो है कुछ फंड्स वहाँ से मिल सकें। उसके लिए रोल किसका हुआ? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि जदीद वैरायटी का टारगेट देकर इन अदारों से वो बीज ले, अदरवाइज इन अदारों को ख़त्म कर दे। ज़रूरत नहीं है इन अदारों की। अगर वो वही पुराने बीज काश्त करने हैं तो फिर ये क्यों अरबों खरबों रुपए का बजट जो है वो सालाना ज़ाया हो रहा है। अब आखिर में मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा आपके ज़रिए, हमें जोनिंग कर लेनी चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि हमें कपास कितनी चाहिए, हमें चीनी कितनी चाहिए, हमें गंदम कितनी चाहिए, हमें तेल के लिए बीज तेल वाले जो है ऑयल सीड वो कितना चाहिए, ताकि हमारा ज़मींदार एक भेड़ चाल की तरफ, कभी सब्ज़ी की तरफ, कभी कमाद की तरफ, कभी कपास की तरफ जाता है, तो जिससे कोई प्लानिंग ना होने की वजह से इन चीज़ों की शॉर्टफॉल है। अगर हमें पता होगा कि हमें इतने लाख टन गंदम चाहिए और ये एरिया फैसलाबाद, जंग, लिया, ये गंदम के लिए जी ओके है, यहाँ पर गंदम काश्त करेगी ज़मींदार को बाउंड कर दिया जाए कि जी आप अगर खामखा दूसरी फसल काश्त करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ये आपका प्लान है, इससे आपने आगे नहीं जाना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कपास काश्त कर ली, आपने भिंडियाँ के साथ काश्त कर दी, मैं स्प्रे करके हटाऊँ अपनी कपास के ऊपर, मेरे 10 एकड़ हैं, आपकी 1 एकड़ भिंडी है, वहाँ से कीड़ा सारा उठेगा, आगे मेरी सारी कपास को बर्बाद कर देगा। जब एक जोनिंग हो गए, दूर तक कपास के फील्ड होंगे, तो डेफिनेट बात है कि हम लोग जो है उससे मैक्सिमम पैदा ले सकेंगे। इसके लिए हम समझते हैं कि शायद अखबारों में, टीवी के ऊपर आके मसलन काम होता है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, उस बेचारे की कोई सुनता नहीं है। वज़ीर आला साहब बैठे लेक्चर दे रहे होते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कूद पड़ते हैं, जबकि उस बंदे को फ्री हैंड देकर उसको एक सालाना टास्क देकर कि भाई तेरे ज़ुम्मे इतनी गंदम है, तेरे ज़ुम्मे ये है, इसकी हमें फिजिबिलिटी दो। और लोगों को देखें ना, आप बाहर से तो 2500 रुपये 3000 रुपये मन गंदम लगाने के लिए तैयार हैं। अब आपने कह दिया है कि धागा जो है वो आप 5% ड्यूटी ख़त्म करते हैं, बाहर से काटन जो है आप इंपोर्ट कर लें। तो यार ये तमाम पैसा आप अपने ज़मींदार को क्यों नहीं देते हो? आप अपने ज़मींदार के साथ जुल्म करते हो और लोगों को जो आप, और उसकी वजह क्या है? उसकी वही वजह है जिसमें आज चीनी माफिया जो है वो भुगत रहा है कि कभी जो है वो सब्सिडी लेता है, कभी वो बाहर से चीनी लेता है, कभी बाहर से वो मंगवाता है। ये एक बहुत बड़ा माफिया की गेम है। पंजाब वो धरती थी कि जो इंडिया, जो बरे सगीर से गंदम इंग्लैंड जाती थी गोरे के दौर में, तो पंजाब के अंदर आज भी इतनी जान है कि वो ना सिर्फ अपने 20 करोड़ लोगों को पाल सकता है, बल्कि 1 अरब लोगों तक की गुंजाइश मौजूद है यहाँ से रिज़्क हासिल करने की। मगर बदकिस्मती कि नॉन टेक्निकल लोग, नॉन टेक्निकल सेक्रेटरी, नॉन टेक्निकल मिनिस्टर और रही सही कसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कर देती है। इसका कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि नीचे से लेकर आखिर तक जाए, तब जाके ये बात होगी। जिस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट की जानिब से एफर्ट नहीं होगी, जब तक जोनिंग नहीं होगी और जब तक जो बीज है वो आम किसानों तक नहीं पहुँचेंगे, ये बेहतरी नहीं आ सकती। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, यूब रिसर्च वालों से भी पूछेंगे कि कहाँ पर कितने प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात की जाए गंदम के हवाले से, तो अभी हमारे साथ यहाँ पर शोबा गंदम के डायरेक्टर डॉक्टर जवेद अहमद मौजूद है, यूब रिसर्च में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर गंदम का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर चीनी का इशू है,
कहने को ये ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जो चीनी और गंदम है वो बाहर से दरामद करना पड़ रही है। तो गंदम के हवाले से जानेंगे। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये एक बड़ा मसला है और ये ज़राई मुल्क होने पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं कि ये कैसा ज़राई मुल्क है जहाँ पर गंदम बाहर से आ रही है, क्या कहें? गंदम में अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम खुद कफ़ील थे, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ 2-3 साल काफ़ी सवीयर रहीं, जिसकी वजह से गंदम पर कुंगी का हमला भी हुआ और दूसरे नंबर पे हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के टाइम पे बेमौसमी बारिशें हुई, तूफ़ान आए, जिसकी वजह से गंदम का कुछ नुकसान हुआ और हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। लेकिन इस दफ़ा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो है हमें इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, हमारी टारगेट पूरा होगा और मुल्क की ज़रूरत के लिए गंदम काफ़ी होगी। लेकिन बारिशों की वजह से कोई नुकसान हुआ है? बारिशों की वजह से ऐसा सच कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा फ़ीसद हुआ होगा, लेकिन उसके साथ साथ मौसम पहले बहुत अच्छा रहा है। इस दफ़ा रस्ट का हमला भी नहीं था, तो ओवरऑल पैदावार बहुत अच्छी आ रही हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि ये क्यों कमी है, हमारी पैदावार क्यों कम है, तो इस पे ये है कि हमें मुतमईन होकर नहीं बैठना है, हमें इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो बेसिक अवामल जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं उन पर काबू पाना है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो अच्छे क्वालिटी बीज की टाइम पर मुनासिब कीमत में दस्तयाबी है। तो उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि फार्मर को अच्छा क्वालिटी वाला सीड जो है वो मुनासिब दामों पे मिल सके, ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। सब कहा जाता है कि यहाँ पर जो गांव देहात में वो बीज पहुँच ही नहीं पाता है, तमाम बीज तो शहरों में रह जाता है, शहरी एरिया में उसका फ़ायदा कोई नहीं है। यूब रिसर्च जितना मर्ज़ी लगा ले, ये मल्टीप्लाई कैसे करेगी? नहीं, इसके बिल्कुल आपका सही सवाल है। अयूब रिसर्च पूरा सीड नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि अयूब रिसर्च का बेसिक मकसद सीड तकसीम करना नहीं है, नई अक़साम की दरियाफ़्त है। जब नई अक़साम बन जाती हैं फिर पंजाब सीड कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ प्राइवेट सीड सेक्टर जो है वो मिलकर इसका सीड इंक्रीज़ करते हैं और फार्मर को उसकी दस्तयाबी होती है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके क्वालिटी पे भी चेक लगाया जाए और उनको सहूलियात दी जाएँ ताकि वो अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो पैदा कर सकें और उसको मुनासिब रेट पर उसकी दस्तयाबी हो सके। ये कैसे पहुंचाया जा सकेगा तमाम फार्मर्स को? उसमें यही है कि जो उसका बुनियादी बीज है उसको देने की हम अपनी इस्तात बढ़ा रहे हैं और उससे फिर फार्मर को जब इसको सीड कंपनी को दिया जाएगा तो सीड कंपनियां अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फील्ड में आ रही हैं, तो वो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी और मुनासिब कीमत पे आ जाएंगी। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने में गन्ना या दूसरी जो राइवलरी है क्रॉप्स की, वो भी एक बड़ी वजह बन के सामने आई थी? हाँ, हमारे वहाँ फार्मर का आम ट्रेंड है कि जिस फसल में थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा होता है उसकी तरफ फिर जल्दी से सारे लोग भाग जाते हैं। तो कमाद और कैनोला में अच्छी बचत रही तो कुछ ट्रेंड उस तरफ भी हो गया था, लेकिन अब बड़ा टाइमली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत में इजाफ़ा कर दिया है और 1800 रुपये मन कर दिया है 1400 से, और ये अच्छा इक़दाम है। इससे फार्मर को इनकरेजमेंट मिलेगी और गंदम के फार्मर की तादाद में इजाफ़ा होगा। सब इस सारे के बावजूद फार्मर अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा किसान है वो खुशहाल नहीं है। कैसे खुशहाल हो सकता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसमें हमें मेन ये है कि ना इनपुट्स की कीमत को कम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ खाद की मेन जो है और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड वीडिसाइड उसकी जो कीमतें हैं वो हमारे हमसाया ममालिक से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसको कम करने की ज़रूरत है। इस सूरत में फिर हमारी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो फिर ज़ाहिर है फार्मर के प्रॉफिट में इजाफा होगा। ये एक बहुत ज़रूरी अमर है, अदरवाइज़ जो है फार्मर वो डिस्करेज होते चले जाएंगे फार्मिंग से। तो डॉक्टर साहब कपास भी एक इसके मुकाबले में आ जाती है? गंदम के साथ तो नहीं आती क्योंकि ये गंदम के बाद लगाई जाने वाली फसल है, लेकिन कपास जो है वो वैसे हमारी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो इसके लिए हमें कपास के भी इजाफ़ा जो है वो उसके ज़ेर काश रकबा में से भी इजाफ़ा की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफ़ा की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अभी यहाँ पर कंपनीज़ को हायर किया गया है कि वो बीज को यहाँ पर ऑक्शन करके लेंगी और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके किसानों तक पहुँचाएंगी, ये कैसा आइडिया है?
इसमें यही किया गया है ना कि पहले ये है कि ना जब बीज बहुत अच्छे दस्तयाब होते हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं होती आगे कंपनीज़ की कि उसको कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए जब अब कोई कंपनी इसको ख़रीद कर लेगी हमसे ऑक्शन से, उन्होंने उस पर कीमत खर्च की होगी तो वो उसको इंटरेस्ट से बढ़ाएंगे, उनका एक अपना बिज़नेस है। तो इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नई अक़साम जो है वो उनके जल्द फील्ड में फैलाव में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, इस तरह से जब सीड कंपनीज़ अपना बीज महंगा बेचेंगी, खाद कंपनीज़ महंगी खाद बेचेंगी, ट्रैक्टर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो भी महंगी होंगी, तो फिर जो पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से इसका रेट भी तो ज़्यादा होगा। जी, ये अच्छा सवाल है, लेकिन उसमें यह है कि जिस तरह हमने गंदम खाने वाली गंदम की इमदादी कीमत रखी है, इसी तरह से सीड का भी रेट मुकर्रर होना चाहिए हर फसल के लिए कि उससे ज़्यादा कंपनीज जो है वो ना सीड बेच सकें। कोई ऐसा क्राइटेरिया हुकूमत बनाने जा रही है कि इतनी गंदम लाजमी करार दी जाएगी, कोई हदफ? हदफ तो हर साल मुकर्रर किया जाता है जो गंदम उगाने का है, फिर उसके लिए बाकायदा कोई कानून नहीं है, लेकिन महकमा ज़राअत तोसी वाले दोस्त फिर फार्मर्स को आगाही प्रोग्राम के ज़रिए मोटिवेट करते हैं कि वो उस फसल को लगाएं ताकि टारगेट पूरा हो सके। टारगेट हमेशा पूरा होता है, उसके बावजूद बहरान तो फिर भी सामने रहता है। नहीं, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता। पिछले 2 सालों में हमारा टारगेट से कम काश्त हुई थी गंदम। ये जो करंट ईयर है 2021, इसमें हम टारगेट से तकरीबन 1.5% ऊपर गए हैं। डॉक्टर साहब, कोई ये भी मामला है कि यहाँ पर गंदम बाहर के ममालिक में भिजवा दी जाती है? नहीं, जो एक्सपोर्ट है वो तो कभी कभार जब समझा जाता है कि सरप्लस है तो उस वक्त एक्सपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट कर दी गई, उसके बाद फिर इम्पोर्ट हो जाती है, लेकिन जो बीच में गैप है वो नहीं फिल हो पाता। ये इकोनॉमिक्स का फॉल्ट कभी हो सकता है, हो जाता है कि जो उसके एस्टीमेट्स हैं वो अगर गलत हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन कभी कभार आ जाती है, लेकिन उसके लिए इकोनॉमिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जो है उसके मुताबिकत से ही रखा जाए मुल्क की ज़रूरत के। इसमें ये भी देखेंगे कि डेयरी की जानब भी लोग जा रहे हैं तो वो अपने चारा जात लगा देते हैं, तो आखिर जो फसल है गंदम की वो भी तो मुतासर होगी इसमें। ये तो जाहिर है जी, कंपटीशन है, सिर्फ एक फसल को तो सरवाइव नहीं करना। डेयरी हमारा एक बहुत अहम सेक्टर है, उसको भी तो बढ़ाने की ज़रूरत है ना। उसमें बहुत तरक्की हो रही है। अब जो मॉडल कैटल फार्मिंग है शुरू हुई है, उससे दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ी है, और आइंदा सालों में जो पहले सब्ज़ चारा ही यूज़ होता था, लेकिन अब साइलेज की तरफ काफ़ी रुझान हो गया है। साइलेज के लिए लोग काफ़ी ग्रो करने लग गए हैं चारे को, तो उससे भी हमारा जो डेयरी सेक्टर है ये डेवलप होगा। डॉक्टर साहब, मुझे इसमें ये बताइएगा कि अब यहाँ पर जो छोटे ज़मींदारें हैं उसकी वजह से मुतासर हुई हैं फसलें मुख्तलिफ, जैसे मतलब यहाँ पर कमाद है, जैसे गंदम है या दूसरी कपास की फसल? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमारा जो विरासती निज़ाम है उसमें तकसीम दर तकसीम हो के तो बहुत छोटे छोटे फार्मिंग रह गई है। तो उसके लिए एक आइडिया है कि कॉरपोरेट फार्मिंग को रुझान दिया जाए, ताकि बड़े फार्म जो होते हैं उनके ख़र्चे जो हैं वो इकोनोमाइज़ हो जाते हैं, कि मशीनरी उनके वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लेना। तो इस तरह से वो अच्छी मार्केट में अपनी उनको रसाई मिल जाती है, जहाँ पे उनकी प्रोड्यूस की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो इस लिहाज से कॉरपोरेट फार्मिंग को तरवीज दी जा सकती है। जो बड़ी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये बढ़ती आबादी को गंदम पूरी करने के लिए यूब रिसर्च कितना संजीदा है? देखें, हमने पिछले चंद साल में जैसे ही आपने देखा कि कुंगी का हमला हुआ, उससे पैदावार में कमी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइंसदान तैयार थे। हमने अनाज 17, अकबर 19, जिंकोल 16, मरकज़ 19, इस तरह से बहुत सारी हमने नई अक़साम मार्केट में ले आए हैं जो कि ये रस्ते मुतासर नहीं होती। इसलिए अब इस साल भी उन सारी वैरायटियाँ जो नई थी, रस्ट रेजिस्टेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छी पैदावार दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन नई वैरायटीज़ के जैसे जैसे ये ज़्यादा फील्ड में फैलेंगी, उस तरह हमारी पैदावार में मज़ीद इजाफा होगा। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर शुबा गंदम डॉक्टर जावेद अहमद मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो गंदम की फसल को मसाइल का सामना। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ
तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो असाब है हम दोनों के साथ हैं, अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर बात करेंगे कपास के मुतल्लिक, यहाँ पर बात करेंगे हम गंदम के मुतल्लिक, इसके अलावा बात करेंगे हम यहाँ पर दूसरी जो इजनास हैं हमारी चीनी समेत, जो कि यहाँ पर नायाब होती जा रही हैं, बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं या महंगे दामों यहाँ पर मिलती हैं। वजूहत क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक़ टेक्सटाइल मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल सदर हाजी अकरम अंसारी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। क्या वजूहत देखते हैं यहाँ पर आवाम को खुराक के लिए लाइनों में लगवाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से ज़रई मुल्क है, जिसकी बुनियाद ज़री है। लेकिन ये बात सुनकर बड़ा अफसोस भी होता है, एक ज़री मुल्क होने के नाते से आवाम जो हैं वो ज़री अशनास की वजह से परेशान है। और जिसमें आपने अभी देखा है कि जो हुकूमत के मामलात के ज़री मुल्क होने के साथ साथ यहाँ पे किसी को चीनी नहीं मिली, यहाँ पर किसी को आटा नहीं मिला, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिली, यहाँ पे और जो अजनास हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि वो आपको आवाम तक आपने नहीं पहुँचाई। तो यही वजह है कि एक हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम को अशियाए खुर्दनी जो है वो मुहैया करे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत लंबे लंबे हाथ इन्होंने मारे हैं, और वो चीज़ जो आपके पास मौजूद नहीं है, आपको क्या ज़रूरत थी कि आप उसको एक्सपोर्ट करें? अगर आपके पास वाफर है तो बिल्कुल आपको भेजें, लेकिन ये करना कि पहले वापस बाहर भेज दो, उसके बाद फिर बाहर से वापस मंगवा लो। और अब हमारे दौर में तकरीबन को 3 साल हुए हैं, 52 रुपये तक हमारी चीनी गई थी, हमारा जो रेट था। आज 105 110 रुपये से कम नहीं है। और अगर वो दे रहे हैं तो वो शनाख्ती कार्ड पकड़ा हुआ है, लाइनों में लगे हुए हैं और उनको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, जिससे वो 15-20 रुपये का उसको फ़ायदा होगा। 15-20 रुपये के फ़ायदे के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आधी दिहाड़ी जो है वो वहाँ पे ज़ाया कर देता है। इसी तरह आटे का निज़ाम था। आटा यानी जब काश्त थी पिछले साल तो उस काश्त के दौरान उधर काश्त फसल कट रही थी, उधर हमारे बुरहान पैदा हो गया। ऐसा बहरान कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी बात मैंने कभी नहीं देखी होगी। मुझे 35-37 साल हो गए सियासत करते हुए, कि कोई भी आदमी ऐसा बाशऊर आदमी जो अपने घर के अंदर उसको काश्त भी बड़ी हो, पुराना जो उनके पास स्टॉक होता है, हर हुकूमत जो है वो कम से कम 1-2 साल का स्टॉक रखती है। यहाँ पे स्टॉक भी सारे ख़त्म हो गए, नई काश्त भी ख़त्म हो गई, और रेट भी जो है वो पहले 800 था, फिर 1200 तक गया। आज वो मेरा ख्याल है 2200-2500 रुपये मन से कम उसका रेट नहीं है। एक तो रेट के लिहाज से आवाम को मार दिया गया, एक ना होने की वजह से उनको मार दिया गया, और इसी तरह बाकी ज़रिए जनास हैं। इतनी महंगाई मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो की है बिजली के रेटों के अंदर, गैस के रेटों के अंदर, और बाकी अगर आप काश्तकार की बात करते हैं, काश्तकारों को तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको बिजली सस्ती देनी चाहिए, उनको पानी सस्ता देना चाहिए, उनको बीज सस्ता देना चाहिए, उनको खाद सस्ती देनी चाहिए ताकि रेट ना बढ़े। लेकिन इन्होंने काश्तकारों को भी कुछ नहीं दिया और आवाम को भी कुछ नहीं दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर असम्बली में जो यहाँ पर देही इलाकों के MPMNs की तादाद बहुत कम है, ज़्यादा तादाद इंडस्ट्रियलिस्ट है, शहरी इलाकों की है, इस वजह से किसान नज़रअंदाज होता है? नहीं, ये बात नहीं है। आप शहरों के अंदर चले जाएँ, शहर के अंदर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको, यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन शहरों के अंदर जो तादाद के लिहाज से अगर कहेंगे तो ज़्यादा होती है। लेकिन जो MNA बनते हैं उनकी अपनी ज़मीनें भी हैं। वो शहर के अंदर कितने लोग हैं जिनकी उनकी ज़मीनें नहीं हैं, वो काश्तकार नहीं हैं। वो काश्तकार का होना जो है वो कोई हो ना हो, देखो ना, असेंबली में कोई बात करे ना करे, हुकूमत किस लायक की है? हुकूमत से क्या करवाना है?
हुकूमत यही होती है कि वो आवाम की जो रसद और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए उनकी। वो दोनों चीज़ों को किसी ने देखा ही नहीं है। ये ज़रूरी है कि जो हुकूमतें होती हैं वो देखती हैं कि इस साल हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई। आप कपास को देख लें, कपास का क्या हशर किया हुआ है इन्होंने। हमेशा यहाँ से 1,30,00,000 बेल होती थी, आज 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख। इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर आपको 50 लाख गांठ जो है वो कम हुई है तो उसका क्या फिर अल्टरनेट क्या है उसको बाहर से मंगवाएंगे ना आप। अगर बाहर से आप मंगवाएंगे तो वो ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? 1-1 करोड़ डॉलर की खातर तो ये चीखे मार रहे हैं। तो वहाँ पे तो कम से कम मेरे हिसाब से 2.5 अरब डॉलर जो है वो इनको ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसी तरह इन्होंने जो चीनी बाहर से मंगवाई उसके लिए भी करोड़ों डॉलर जो हैं वो इनको ज़रूरत थी, और जो इन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई उसके लिए करोड़ों डॉलर की ज़रूरत थी। तो अगर ये काश्तकार को वो ही सहूलत दे देते, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करते, उनको फैसिलिटेट करते, तो मैं समझता हूँ कि वो काश्तकार हमारा बड़ा मेहनती है। क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर किसान खुशहाल नहीं हो सकता और कैसे होगा खुशहाल? देखिए जी, इसमें जब तक आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे, काश्तकार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि दूसरे मुल्कों के अंदर जब आपने मुकाबला करना है, ये अब इंटरनेशनल रेट हैं, इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं है। कोई ये कह दे कि नहीं वहाँ जनाब ये जो चीनी है ये वो 60 रुपये पे ये ले आएंगे, नहीं ला सकते। वो इसलिए ला सकते हैं ये सब्सिडाइज करें। उनका रेट, चीनी का रेट भी इंटरनेशनल है, गंदम का रेट इंटरनेशनल है, कपास का रेट इंटरनेशनल है। ये सारे रेट जो हैं ये इंटरनेशनल हैं। इन तमाम इंटरनेशनल रेट्स को आप ना तो उसको छुपा सकते हैं, ना आप उसको बातों से पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़रूरी है। ये नाअहल हुकूमत है, इनको पता ही नहीं कि ज़रूरत हमारी कितनी है। हमारी अगर ज़रूरत है तो वो पूरी करें। अगर आप पूरी कर लें बिफ़ोर टाइम, बाद में नहीं, बिफ़ोर टाइम आप उसको देखें कि इस मरतबा हमारी काश्त मसलन कॉटन है कितनी होनी है, वो तो आपको 2 महीने के अंदर पता चल जाता है। फसल आपकी 4 महीने बाद आती है। 4 महीने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये काश्त हमारी कितनी होगी। उसको सामने रखें, उसके मुताबिक फ़ैसले करें। आपने इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करें। लोगों को इजाज़त दें, वो ख़ुद इंपोर्ट करें। लोगों को इजाज़त दें, क्योंकि हमारे तो ये वहाँ पे बैठ के फ़ैसले करते हैं। वो फ़ैसले जो होते हैं कमरों के अंदर बैठकर, वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ करते। सब मुझे बताइए कि यहाँ पर जितने भी कर्ज़े बैंक दे रहे हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं, वो तमाम सनतकारों के गिर्द घूमती हैं। ज़राअत वालों को क्यों नहीं कर्ज़े दिए जाते, क्यों नहीं उन्हें रिलीफ दिया जाता? नहीं, ये बात सही नहीं है। ये बात इस हद तक सही है कि हम चूँकि शहरों के अंदर रहते हैं, इंडस्ट्रियल शहर हैं, बाकी चीज़ें हैं, इसमें तो वो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को भी देने चाहिए। काश्तकार को जो एग्रीकल्चर बैंक है वो बाकायदा हर फसल के ऊपर इनको देता है कर्ज़े, और बिला सूद देता है, और उनको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं। फिर वो जितने वापस कर देते हैं। ADBP जो है, जो अब हम एग्रीकल्चर बैंक कहते हैं, उसकी जो शरह है वापसी की, वो मैं समझता हूँ कि बाकी जितने बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। बैंक वाले तो यही ज़रूरत होती है ना, हुकूमत को यही ज़रूरत है उनका पैसा ना मारा जाए। मैं समझता हूँ कि उनके पैसों को सिक्योर जितना काश्तकार करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करता। मैं ये बरबला ये कहता हूँ, इंडस्ट्रियों के ज़ुम्मे बड़ा पैसा है, लेकिन एग्रीकल्चर बैंक के पैसे जो हैं वो आवाम के ऊपर मेरा ख्याल है 98-99% जो है वो उनकी रिकवरी है। तो जिस बैंक की 99-98 रिकवरी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। ये आपकी बात सही है। उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े दें, उनको बीज के ऊपर कर्ज़ा दें, उनको खाद के ऊपर कर्ज़ा दें, उनको पानी के ऊपर सहूलियात दें, उनको बिजली के ऊपर सहूलियात दें। उनको जब देख ना, आप हमारा दौर था, हम 5-5.25 रुपये पर यूनिट
एग्रीकल्चरिस्ट को हम उनके ऊपर ट्यूबवेल के ऊपर देते थे, आज नहीं है। हम 11 रुपये इंडस्ट्री वाले को देते थे, आज 23 रुपये है। फनी अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि चलना है वो चल रहा है। 11 जब था उस वक्त शोर था, अब 22-23 है, अब शोर नहीं है। 5.25 रुपये हम देते थे ट्यूबवेल के ऊपर, आज वो मेरा ख्याल है 11-12 के ऊपर है, आज कोई शोर नहीं है। बात शोर की है, जब आप किसी भी शख्स को, किसी भी अदारे को, किसी भी कम्युनिटी को आपने बुलाना है, उसको बुलाकर उनकी रिक्वायरमेंट को पूछना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा करने के लिए उनके साथ बाकायदा बातचीत करनी चाहिए। हर कम्युनिटी को, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो दूसरी हो, इंडस्ट्री से हट के जितनी सनतें हैं वो हों, वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, वो कोई छोटा आदमी हो, कोई मकान बनाने वाला हो, कोई दूसरा करना हो, उनसे बुला के, उनकी कम्युनिटीज़ को बुला के उनके साथ बहस करें, उनसे उनकी आरा लें, फिर आप उसको चलाएं। अब आप देखेंगे, आपने 5 वज़ीर ख़जाना अब तक चले हैं, वो भी उनको कामयाब नहीं करार देते। कभी कोई आ जाता है, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी। इससे काम नहीं चलता, काम पॉलिसियों से चलता है। पॉलिसी आप बना दें, उस पर फिर पूरा 100% उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। इंशाल्लाह जो आपकी बातें कह रहे हैं, इस पर कोई आदमी आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। जो इस हवाले से डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जब तक सब्सिडाइज़ नहीं किया जाएगा ज़राअत को, तब तक जितनी भी जो खामियाँ हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता, तब तक इसी तरह से बहरान सर उठाते रहेंगे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।